एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 फरवरी के करंट अफेयर्स। तो आज का करंट अफेयर्स का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कई सारी हम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में हम जो भी आज न्यूज़ कवर करेंगे उनकी हेडलाइंस आपको मिल जाएंगी। तो हेडलाइंस के ज़रिए आप नोट्स बना सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप कहीं से भी पीडीएफ को ले सकते हैं करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे भी मिलेगा। उस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें तो स्टार्ट कर लें। 16 फरवरी की करंट अफेयर। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़ और डिफेंस की न्यूज़, इसके अलावा हम बैंकिंग न्यूज़ को समझेंगे। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आज आपको नया सीखने को मिलने वाला है। ओके, तो सबसे पहले है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023 दिया गया है। तो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया गया है। ये अवार्ड यूनेस्को देता है। तो यूनेस्को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि इन्होंने हमारी जो मातृभाषा है, जो हिंदी हमारी लैंग्वेज है, तो मदर लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इन्होंने काम किया है, इसलिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड कौन देगा इन्हें? तो जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनके द्वारा ये अवार्ड डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जी को प्रेजेंट किया जाएगा। कहाँ पर? ढाका में। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और वहाँ की करेंसी टका है। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन He is the first Indian to receive this prestigious award from the promotion of language. तो ये पहले भारतीय होंगे जो भाषा के प्रचार के लिए जिनको ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड दिया जा रहा है। इसलिए डॉक्टर महेंद्र मिश्रा का नाम आपको याद रखना है। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को इसके पहले उड़ीसा साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए, अगली पर्सन है स्मृति मंधाना, जिनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि अभी WPL जो वीमेन प्रीमियर लीग होने वाला है, जो कि पहला एडिशन है, मुंबई में खेला जाएगा। तो इसकी जो टीम होती है उसके लिए प्लेयर की बिडिंग होती है, प्लेयर्स को खरीदा जाता है। ठीक है, तो सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई यहाँ पे स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन WPL विथ 3.4 करोड़ रुपीज़। तो 3.4 करोड़ रुपए की बिडिंग के साथ सबसे महंगी खिलाड़ी WPL की स्मृति मंधाना बन गई हैं। ठीक है, इनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर मतलब RCB ने इनको खरीदा है। किसने खरीदा है इनको? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, RCB ने इनको खरीदा है। बेसिकली 5 टीम यहाँ WPL में पार्टिसिपेट कर रही है। 5 फ्रेंचाइजीज है और जिसमें 87 प्लेयर्स होंगे और 87 प्लेयर्स के लिए जो टोटल बिडिंग हुई है वो 59.50 करोड़ रुपीज़ की हुई है। तो सबसे महंगी खिलाड़ी हमने देख ली, स्मृति मंधाना है। अगर सेकेंड मोस्ट कॉस्टली इंडियन प्लेयर के बारे में बात करते हैं तो ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा है, जिनको यूपी वॉरियर्स ने खरीदा है 2.6 करोड़ रुपीज़ में। ठीक है, तो स्मृति मंधाना का नाम आपको याद रखना है। चलिए, अब ये आपने एक्टर को कई सारी मूवीज़ में, नाटक में, टीवी के जो शोज़ आते हैं उनमें आपने शायद इनको देखा होगा। इनका नाम है जावेद खान अमरोही। इनका निधन हो गया है। तो वेटरनर एक्टर जावेद खान अमरोही पास्ड अवे। दिग्गज अभिनेता जावेद खान अमरोही का निधन हो गया है। इनको लगान मूवी में भी इन्होंने अच्छा किरदार प्ले किया था, जिसके लिए इनको नॉमिनेट किया गया था एकेडमिक अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर इन 2001 फॉर द फिल्म लगान। इन्होंने 150 से ज़्यादा मूवीज़ में काम किया है, जिसमें अंदाज अपना अपना, चक दे इंडिया जैसी मूवी और कई सारे टीवी सीरियल्स में भी इन्होंने काम किया है। साथ ही साथ ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ एक्टिंग फैकल्टी एट द जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स। तो आपको याद रखना है कि जावेद खान जी का रिलेशन एक्टिंग से है। चलिए, अगले खिलाड़ी का नाम याद पढ़ते हैं हम। तजिंदर पाल सिंह तूर। ये तजिंदर पाल सिंह तूर हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक गोला है। तो गोला फेंक मतलब शॉट पुट से इनका एसोसिएशन है। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? कजाकिस्तान, अस्ताना कजाकिस्तान में हो रही है, जहां पर इन्होंने शॉट पुट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, विच इंडियन एथलीट वॉन गोल्ड इन द शॉट पुट इवेंट एट द एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप। तो किस भारतीय एथलीट ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट मतलब गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा तजिंदर पाल सिंह तूर ने। इसके पहले जब लास्ट एडिशन हुआ था, जो लास्ट खेला गया था आपका ये एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप,
2018 में, तब इन्होंने सिल्वर मेडल इसमें जीता था और अभी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि तजिंदर पाल सिंह तूर का रिलेशन किससे है, तो शॉर्ट पुट से है। ओके, चलिए अगली बात करते हैं केरला गवर्नमेंट के बारे में। केरला के मुख्यमंत्री की फोटो आपको दिख रही है, इनका नाम है पिनराई विजयन। ठीक है, सो केरला लॉन्च्ड मंथली स्टाइफेन स्कीम फॉर जूनियर लॉयर। तो जो जूनियर लॉयर होते हैं, अब जूनियर लॉयर क्या होते हैं, तो लॉ ग्रेजुएट होते हैं, मतलब LLB की डिग्री होती है तभी तो वो लॉयर है। ठीक है, तो जूनियर लॉयर जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं और किसी अटर्नी या लीगल एसोसिएट के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो आपके जूनियर लॉयर हैं। तो केरला के गवर्नमेंट के द्वारा जूनियर वकीलों के लिए मासिक जो स्टाइफन होती है उसकी योजना शुरू की गई है। ठीक है, जिसके अंतर्गत लॉयर जो जूनियर लॉयर है उनको 3,000 रुपये मंथली स्टाइफन दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। वो क्या है कि जो लॉयर है, जो वकील है, उसकी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए और लेस देन 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 3 साल को उसको प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए और उसकी एनुअल इनकम जो है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए। तो उसके बाद ये सारी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं बार काउंसिल ऑफ द स्टेट के द्वारा। तो जो जूनियर लॉयर हैं केरला स्टेट के, उनको मासिक स्टाइफन दी जाएगी 3,000 रुपये महीने। चलिए, अब आपने देखा होगा कि अभी सभी राज्यों के बजट पेश हो रहे हैं। हर एक राज्य का जब बजट पेश होता है, हर एक स्टेट का जब बजट पेश होता है, तो उसमें स्टेट के एजुकेशन के लिए बजट अलोकेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर बिहार और छत्तीसगढ़ भी अब रेस में आ गया है और बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी अब एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा बजट यहाँ पे दिया गया है। तो शिक्षा के लिए अधिक आवंटन करने वाले राज्यों में बिहार और छत्तीसगढ़ भी अब शामिल हो गए हैं। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर में जो बजट दिया गया है वो दिल्ली में दिया गया है। दिल्ली में आप देखेंगे टोटल बजट का 21%, 21.8% यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे सॉरी 21 बजट का नहीं, आई एम सॉरी, 21% यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली एजुकेशन सेक्टर में दिया गया है बजट में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा, स्टेट आर यूटी, दिल्ली, असम एंड हिमाचल प्रदेश allocated a higher portion of their budget expenditure on education। तो दिल्ली आप देखेंगे, दिल्ली अपने बजट का 21.8% एजुकेशन में खर्च करती है, असम 20% और हिमाचल प्रदेश 18.8% अपना टोटल बजट का जो है वो एजुकेशन सेक्टर में ख़त्म करता है। ये टॉप ऐसे स्टेट और यूटी हैं जो अपने बजट में एजुकेशन सेक्टर को सबसे ज़्यादा बजट अलोकेट करते हैं। अब उन्हीं स्टेट की कैटेगरी में आप देखेंगे कि बिग स्टेट की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ और बिहार भी शामिल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ 18.8% अपने बजट का एजुकेशन में दे रहा है, वहीं बिहार 18.3% जो है अपने बजट का एजुकेशन में दे रहा है। इसके अलावा आप दूसरे राज्यों में भी देखेंगे तो महाराष्ट्र 80,000 रुपये नहीं, 80,000 यहाँ पे करोड़ जो है वो महाराष्ट्र दे रहा है एजुकेशन में, यूपी 75,000 करोड़ रुपए और वेस्ट बंगाल 43,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो अपने एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने टॉप स्टेट और यूटी बता दी है जो एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। लद्दाख टू होस्ट इंडिया फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन एट पेंगोंग सो लेक। तो लद्दाख पेंगोंग सो लेक में पहली बार जमी हुई झील मैराथन की मेजबानी कर रहा है। ये जो मैराथन है लद्दाख में, ये शुरू हो जाएगी 20 फरवरी से और ये भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन होगी। और इसके लिए जो पॉलिसी बनाने का काम कर रहा है कि कैसे मैराथन को कंडक्ट कराना है और पूरा जो पॉलिसी बनाने का काम कर रहा है वो इंडियन आर्मी और ITBP मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। बेसिकली 21 किलोमीटर की ये मैराथन होगी जो कि स्टार्ट होगी लुकुंग से और ख़त्म कहाँ होगी, मान विलेज में ख़त्म होगी, जिसमें 75 एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे जो इंडिया और विदेश से भी होंगे। ठीक है, और इस मैराथन के लिए जो हाईलाइट है या जो थीम रखी गई है आप बोल सकते हैं, जो स्लोगन रखा गया है वो है लास्ट रन टू हाईलाइट द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के इशू को हाईलाइट करने के लिए लास्ट रन इस मैराथन का स्लोगन या थीम, आप जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। अब अगली जो इमेज दिखा रही हूँ उसको देखने के बाद बिल्कुल शोर नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल हल्ला नहीं होना चाहिए कमेंट सेक्शन में अगली इमेज देखने के बाद। मैं भी इंडियन हूँ, मैं भी भारतीय हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक लर्नर हूँ, एक स्टूडेंट भी हूँ और आप भी एक स्टूडेंट हो। तो किसी एक इमेज को भारतीय की तरह तो आपको देखना चाहिए। बिल्कुल हम रिस्पेक्ट करते हैं अपनी इंडिया की मैप की, इंडिया की लेगेसी की हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए। तो उस हिसाब से इस मैप को प्लीज़ हल्ला मत करना।
ये जो पूरा रीजन है ये आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके का रीजन है। यहाँ पे जो लाइन गई है इसको हम क्या कहते हैं, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, ये जो एरिया है पाकिस्तान के अंडर में था, ये सियाचिन ग्लेशियर का हिस्सा है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान का था, लेकिन अब इसको चाइना को दे दिया गया है। ये आपकी गलवान वैली कहलाती है, जो कि अक्षय शिन का एरिया है, जो कि चाइना के कब्जे में है। और यहाँ पे जो लाइन गई है ये आपका एलएसी कहलाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहीं पर आप देखेंगे ये आपको लद्दाख के रीजन में एक लेक देखने को मिलेगी जिसको हम पेंगोंग लेक कहते हैं। ये जो पेंगोंग लेक है ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। याद रखेंगे, पेंगोंग लेक वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है और लगभग 14,000 फीट ऊंचाई पर ये लेक आपको लद्दाख के रीजन में देखने को मिलेगी, जो कि 5 किलोमीटर चौड़ी है और 134 किलोमीटर ये लंबी है, जिसका 1/3 एरिया भारत में आता है और 2/3 एरिया इसका चाइना में आता है। तो इसी पेंगोंग लेक में आपकी भारत की पहली मैराथन जो है, फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन कंडक्ट की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सेंटर फॉर्म कमिटी फॉर मेकिंग कोस्टल शिपिंग गाइडलाइंस। तो कोस्टल शिपिंग गाइडलाइंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है। आप लोग ने रो फेरी सर्विसेज के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मुंबई है, ठीक है ना, मुंबई से अगर आप देखेंगे तो अरेबियन सी में आपको एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है एलिफेंटन। एलिफेंटन केव्स के बारे में आपने सुना होगा, है ना, राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाई थी और यूनेस्को की हेरिटेज में भी शामिल है। अगर आपको वो आइलैंड है, अगर आपको उस आइलैंड तक जाना है तो आप फेरी से जाते हैं, तो उनको हम रो फेरी कहते हैं। तो ऐसे कई तरीके के टापू तक जाने के लिए और मुंबई के अलग अलग एरियाज़ में कनेक्टिविटी के लिए रो फेरी सर्विसेज का यूज़ किया जाता है। ये तो हो गई मुंबई की बात। ऐसे हमारे 9 ऐसे कोस्टल स्टेट हैं जहाँ पे रो फेरी सर्विसेज की यूज़ की जाती है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे गाइडलाइन आई है और 21 करोड़ रुपए यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिया है, गवर्नमेंट टू फंड फॉर रो जेटी। ठीक है, तो द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा यहाँ पर एक कमेटी ड्राफ्ट की गई है, जो कि कमेटी बनाई गई है जो कि गाइडलाइंस को ड्राफ्ट करने का काम करेगी। किस तरीके से रो सर्विसेज, रोल ऑन रोल ऑफ मतलब रो एंड रोल ऑन पैसेंजर रोपैक्स फेरी सर्विसेज किस तरीके से रन होंगी, कौन इनको ऑपरेट करेगा, ऑपरेट जो टर्मिनल्स होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, उनको कैसे कंसेशन दिए जाएंगे, इसके अलावा किस तरीके से लाइसेंस एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा। तो उसके लिए पूरे गाइडलाइंस बनाने की ज़रूरत है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करने के लिए भी ये गाइडलाइंस बनना ज़रूरी है। तो यहाँ पर गाइडलाइंस बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के हेड चेयरमैन ऑफ दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी हैं। ठीक, अगली बात करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में। दिल्ली से मुंबई के बीच के जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे है। दिल्ली से मुंबई के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1300 मतलब लगभग 1400 किलोमीटर है, 1380। ठीक है, 1380 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है दिल्ली और मुंबई के बीच में। और अभी दिल्ली से मुंबई आने में 24 घंटे का समय लगता है। इसको आधा करने मतलब 12 से 13 घंटे में ये डिस्टेंस कवर किया जा सकता है और इसलिए यहाँ पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की टोटल जो कॉस्ट लगने वाली वो 98,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट है। लेकिन इसका पहला फेज या फर्स्ट बेल्ट जो है वो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। तो पीएम मोदी इनॉग्रेट फर्स्ट फेज ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और ये फर्स्ट फेज यहाँ पर ये है। इस फर्स्ट फेज को इनॉग्रेट किया गया है जो कि 246 किलोमीटर स्ट्रेच का है, जिसकी लेंथ 246 किलोमीटर की है। जिसके बाद दिल्ली से जयपुर का जो रास्ता है वो उसको 3.5 आवर मतलब 3.5 घंटे में कवर किया जा सकता है। और टोटल आप देख सकते हैं कि दिल्ली से मुंबई का रास्ता 1400 किलोमीटर का है। ठीक है, और 12 लेन का ये पूरा एक्सप्रेसवे होगा और आने वाले समय में इसको तैयार किया जाएगा। क्लियर हो गया? तो पहला हिस्सा इसका लॉन्च किया जा चुका है, इनॉग्रेट किया जा चुका है। चलिए, अब बहुत ज़्यादा बेहद चर्चा में है ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी क्या है, बजट में अभी आया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अभी राजस्थान का बजट आया है और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं ना, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और उनके पास ही फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी पोर्टफोलियो है। तो याद रखेंगे, अशोक गहलोत जी के द्वारा ही राजस्थान के बजट को भी पेश किया गया है और उसी बजट में 13,000 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे दिए गए हैं ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर थ्योरी को हम समझते हैं। Which state allocated 13,000 crore to implement the project of
ट्रांसफरिंग वाटर कलेक्टेड इन चंबल रिवर टू द अदर डिस्ट्रिक्ट। तो चंबल रिवर का जो पानी है और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, उसकी जो सहायक नदियों के द्वारा इकट्ठा किया गया पानी है, उसको यूपी के दूसरे जिलों में पहुंचाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने की सिफारिश किसने की है? तो राजस्थान गवर्नमेंट ने की है, और इसी प्रोजेक्ट का नाम ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, जब बारिश होती है तो बारिश में नदियों में सरप्लस वाटर, मतलब अधिक मात्रा में पानी आ जाता है, और वो पानी फिर उसके बाद या तो बाढ़ का कारण बनता है, या तो फ्लड आता है, या तो वो पानी फिर कहाँ चला जाता है? समुद्र में चला जाता है। और एक बार पानी समुद्र में चला जाता है तो उसके बाद उस पानी का कोई यूटिलाइज नहीं होता। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान के कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें पानी की कमी होती है, जिनमें सूखा पड़ा हुआ होता है, तो क्यों ना उस सरप्लस वाटर को हम यूटिलाइज करें। तो इसलिए यहाँ पे ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट बनाई जा रही है, और ये 13 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी। कितने जिलों को कवर करेगी? तो राजस्थान वालों अच्छे से सुन लो, 13 जिलों को ये कवर करेगी। ठीक है, इसमें बेसिकली चंबल रिवर और चंबल रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि काली सिंध है, कुनू है, पार्वती है, उन सब के पानी को जो है साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान की, जो कि जिनमें सूखा है या पानी की कमी है, उनमें ये पानी को पहुंचाए जाने का काम किया जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इस मैप में उन 13 जिलों के नाम देख सकते हैं। क्लियर? चलो अगली बात करते हैं। नेक्स्ट है इंडो यूएस एक्सरसाइज तरकश। तरकश एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच के होने वाली एक्सरसाइज है, जो फाइनली कंक्लूड हुई है चेन्नई में खत्म हुई है, और पिछले 1 महीने से चल रही थी। ठीक है ना, इस एक्सरसाइज की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी और 14 फरवरी को एक्सरसाइज खत्म हुई है। 6 नंबर का एडिशन था। अब इस एक्सरसाइज में इतनी क्या खास बात है, वो हमें देखनी है। क्यों इतना सुर्खियों में है, चर्चा बटोरे जा रहा है, वो हमें देखना है। तो 6th एडिशन था, ये जॉइंट एक्सरसाइज थी तरकश, जो कि रिसेंटली कंक्लूड हुई है। कहाँ पर? चेन्नई में। ठीक है, जिसका नाम है तरकश। ये एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, जिसमें इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मतलब एनएसजी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। 16 जनवरी को एक्सरसाइज शुरू हुई थी और 14 फरवरी को एक्सरसाइज खत्म हुई है। ये एक्सरसाइज खास इसलिए कि पहली बार केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टेरर रिस्पॉन्स यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। पहली बार हुआ क्या था, अब जब रशिया और यूक्रेन का आप कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, तो रशिया पे ऐसे एलिगेशन थे कि रशिया ने केमिकल अटैक किया है कीव में, है ना, रशिया ने यूक्रेन पे केमिकल अटैक किया है। तो कभी भविष्य में कोई दूसरा देश अगर केमिकल अटैक करता है या बायोलॉजिकल वेपन्स को यूज़ करता है, तो उसमें हमारा देश कितना सक्षम है, कितना कैपेबल है इन परेशानियों से उभरने के लिए। इसलिए पहली बार यहाँ पे केमिकल, बायोलॉजिकल जैसे एक्सरसाइज, मतलब इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया, जिससे हमारी जो आर्मी है, हमारी जो ट्रूप्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो प्रिपेयर हो सके इस तरीके की ट्रेजेडी के लिए। ठीक है, तो इसलिए एक्सरसाइज थोड़ी खास हो जाती है। इसको लिखेंगे वीवीआईपी न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज़ तो भारत इसका इनिशिएटिव है। भारत और फ्रांस के द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की गई थी 2015 में, जिसका हेड ऑफिस भी आपको गुरुग्राम में मिलेगा। तो यहाँ पे भारत ने एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो भारत, ब्राज़ील और यूएसए साथ में मिलके बायोफ्यूल अलायंस बना लिए हैं। तो बायोफ्यूल अलायंस को लीड कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, और ड्यूरिंग द G20 प्रेसिडेंसी भारत ने बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की, और उसके बाद ब्राज़ील और यूएसए ने भी भारत को ज्वाइन किया। इसलिए भारत लीड कर रहा है, इस बात को नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इंडिया, ब्राज़ील एंड यूएसए टू वर्क टुगेदर फॉर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? विच कंट्री लीड द इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस? कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा भारत। अभी G20 मीटिंग में जैसे भारत ने पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस की घोषणा की थी, उसी प्रकार इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस को भी लॉन्च किया है भारत ने, और उसके बाद यूएसए और ब्राज़ील भी इसके साथ एग्री हो गए हैं और भारत के साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा अभी हमारा जो बजट आया था 2023-24 का, उसमें भी भारत ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है, जिसके लिए $4.3 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात भी की थी। अब यहाँ पे ब्राज़ील और यूएसए के आने का फायदा क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। द टू कंट्रीज आर द लार्जेस्ट बायोफ्यूल मार्केट इन द वर्ल्ड। यूएसए और ब्राज़ील का बायोफ्यूल मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा बायोफ्यूल मार्केट है। यूएसए की रैंक जो है वो नंबर 1 पे आती है, और ब्राज़ील की रैंक सेकंड नंबर पे आती है बायोफ्यूल के मामले में।
ठीक है। साथ ही साथ ये दोनों देश बायोफ्यूल और एथेनॉल प्रोडक्शन के मामले में सबसे आगे चलते हैं। दोनों देश मिलकर 84% वर्ल्ड का एथेनॉल प्रोडक्शन करते हैं, वहीं 26% वर्ल्ड का बायोडीजल प्रोडक्शन करते हैं। कौन? यूएसए और ब्राज़ील। तो उसका इस अलायंस में जुड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और भारत का भी टारगेट है कि वो एथेनॉल को ब्लेंड करेगा पेट्रोल में 20% 2025 तक। ठीक है। और भारत ने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी को 2018 में 2018 में लॉन्च किया था। तो जितनी बातें मैंने बोली है ना, ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पर नमामि गंगे मिशन 2, नमामि गंगे प्रोग्राम आपका पता है चल रहा है। गंगा रिवर को क्लीन करना है, गंगा के किनारे जितनी भी सिटीज़ हैं उनके किनारे आपको प्लांटेशन करना है ना। तो ये सब नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं। तो नमामि गंगे मिशन 2 के लिए यहाँ पे बजट रखा गया है 22,500 करोड़ टिल 2026। तो टोटल यहाँ पे 22,000 करोड़ रुपीज़ 2026 तक खर्च किया जाएगा अंडर द नमामि गंगे मिशन 2 के अंतर्गत। ठीक है। तो नमामि गंगे मिशन 2 को 22,500 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये बजट मतलब दिया गया है। अभी तक जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है नमामि गंगा के अंतर्गत वो 11,000 करोड़ रुपए की है, और नए जो प्रोजेक्ट होंगे, नया जो कंस्ट्रक्शन होगा उसके लिए 11,000 करोड़ होंगे। टोटल आप देख सकते हैं 22,000 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए जाएंगे 2026 तक। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत 2014-15 में हुई थी। ठीक है। और इसके अंतर्गत आपको पता है कई सारे गंगा रिलेटेड प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम फीफा क्लब वर्ल्ड कप के बारे में। मैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं फीफा क्लब वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रही हूँ। अलग अलग क्लब्स जो होते हैं ना, जैसे कि रियल मैड्रिड है, मैनचेस्टर है, उनके बीच में जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनके ऊपर मैं चर्चा कर रही हूँ। जो कि कहाँ हुआ था? मोरक्को में हुआ था। कहाँ हुआ था? मोरक्को में हुआ था। और उसमें 5वीं बार रियल मैड्रिड जीत गया है। तो रियल मैड्रिड बीट अल हिलाल टू विन रिकॉर्ड 5th क्लब वर्ल्ड कप। तो रियल मैड्रिड अल हिलाल को हराकर 5वीं बार क्लब विश्व कप को जीत गया है। और ये जो आपका फीफा क्लब वर्ल्ड कप हो रहा था, ये कहाँ हो रहा था? मोरक्को में हो रहा था। तो रियल मैड्रिड यहाँ पे जीता है और इसने सऊदी अरेबिया के क्लब अल हिलाल को यहाँ पे डिफीट किया है। रियल मैड्रिड इसके पहले 2014, 2016, 2017 और 2018 में भी क्लब वर्ल्ड कप को जीत चुका है। मतलब इसकी 5वें नंबर की विक्ट्री है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, न्यूजीलैंड में एक साइक्लोन आया है जिसका नाम है साइक्लोन ग्रेबियल। और इस साइक्लोन ग्रेबियल के कारण काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया हुआ है, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन बनी हुई है, लैंडस्लाइड हो रही है। तो इसके कारण न्यूजीलैंड में इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है। पहले मैं आपको मैप दिखाती हूँ, उसके बाद हम न्यूज़ पे आते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद आप यहाँ पैसिफिक ओशियन का जो रीजन है आपको यहाँ पे न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा। ये आपका न्यूजीलैंड है। और न्यूजीलैंड में यहाँ पे वो साइक्लोन ग्रेबियल ने हिट किया है, जिसके कारण न्यूजीलैंड ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है। और साइक्लोन यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था कोरल सी के पास, और यहाँ पे आके उसने न्यूजीलैंड को हिट किया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है साइक्लोन ग्रेबियल के हिट करने के कारण, क्योंकि यहाँ पे फ्लड और लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। इसके पहले नेशनल इमरजेंसी जो है न्यूजीलैंड ने 2011 में लगाई थी, जब यहाँ पे 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। और उसके बाद इन्होंने कोविड-19 के समय नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं एयर इंडिया की शॉपिंग के बारे में। हम भी शॉपिंग करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट खरीदते हैं। जब एयर इंडिया शॉपिंग के लिए जाएगा तो क्या खरीदेगा? अलग अलग एयरक्राफ्ट को खरीदेगा, राइट? है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये अभी तक की सबसे बड़ी डील बताई जा रही है, हम उसी डील के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो एयर इंडिया 470 नए एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। 470 नए एयरक्राफ्ट एयर इंडिया खरीद रहा है, इसलिए इसको मैं एयर इंडिया की शॉपिंग बोल रही हूँ। ठीक है। 250 एयरबस से खरीदेगा और 220 जो एयरक्राफ्ट है वो बोइंग कंपनी से खरीदेगा। तो टोटल 470 एयरक्राफ्ट को जो है एयर इंडिया परचेस कर रहा है। ओके। तो पूरी न्यूज़ को, पूरी कहानी को हम समझ लेते हैं। एयर इंडिया साइन 470 एयरक्राफ्ट डील विद एयरबस एंड बोइंग। एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया है। ठीक है। जिनमें से 250 जो विमान है, जो एयरक्राफ्ट है, वो एयरबस से परचेस किए जाएंगे, और 220 जो
एयरक्राफ्ट है वो बोइंग से परचेस किया जाएंगे। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये भी कहना है कि हमें कॉन्फिडेंस है कि भारत जो है वो 3rd नंबर पे आ जाएगा एविएशन के मामले में। इंडिया विल इमर्जिंग एज द 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल मार्केट इन द एविएशन सेक्टर इन द कमिंग ईयर। साथ ही साथ एयरबस और बोइंग के साथ हमारी ये जो डील हुई है ये हमारे और यूएसए और हमारे और फ्रांस के बीच के संबंधों को भी दिखाता है कि हमारे और यूएसए की इकोनॉमिक पार्टनरशिप कैसी है और फ्रांस के साथ हमारी पार्टनरशिप कैसी है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया एविएशन सेक्टर विल नीड मोर देन 2000 एयरक्राफ्ट इन द नेक्स्ट 15 ईयर। गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है कि आने वाले 15 सालों में भारत को 2000 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। अब ये एयरक्राफ्ट की ज़रूरत हमको क्यों है, क्योंकि हम अपने जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं और अपनी एग्जिस्टिंग जो फ्लीट है उसको और एक्सपांड भी करना चाहते हैं, इसलिए हमको नए नए क्राफ्ट की ज़रूरत है। और अभी उड़ान स्कीम जो हमारे देश में रन हो रही है जिसके कारण कई सारे एयरपोर्ट्स भी बढ़े हैं, रीजनल कनेक्टिविटी भी बढ़ी है, जिसके कारण हमको और अधिक मात्रा में एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। इसलिए 470 एयरक्राफ्ट जो है वो एयर इंडिया परचेज कर रहा है, एयरबस और बोइंग के साथ उसने डील की है। अभी जो उड़ान है, उड़ान ने पिछले 8 सालों में, पहले हमारे देश में 74 एयरपोर्ट्स थे, उड़ान स्कीम जब से आई है पिछले 8 सालों में 147 हमारे देश में जो है एयरपोर्ट्स हो गए हैं। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक, और 2016 में इस स्कीम को सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लॉन्च किया गया था जिससे रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो आज की लास्ट न्यूज़ पे हम डिस्कशन करते हैं। सीबीडीटी नोटिफाई 6 इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फॉर एनुअल ईयर 2023-24। तो यहाँ पे जब आप इनकम टैक्स भरते होंगे या भरेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आपको फॉर्म भरना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा 6 इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि 1 अप्रैल से इफेक्ट में आ जाएंगे। और इन इनकम टैक्स जो रिटर्न फॉर्म है उनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि 6 फॉर्म यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किए हैं। एक है ITR फॉर्म, ITR 1 जिसका नाम है सहज, ITR 2, ITR 3, ITR 4 का नाम है सुगम, ITR 5 और ITR 6। इसके अलावा इन्होंने ITR V मतलब वेरिफिकेशन फॉर्म और ITR एक्नॉलेजमेंट फॉर्म की भी शुरुआत की है। और ये सारे फॉर्म जो है 1 अप्रैल से जो है इफेक्ट में आ जाएंगे। CBDT के चेयरमैन नितिन गुप्ता हैं। बेसिकली करना क्या चाह रही है गवर्नमेंट, या CBDT क्या करना चाह रहा है, तो जो इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं, जो नए यूज़र्स हैं, जो पहली बार नया नया भरना शुरू कर रहे हैं, तो उनको सब कुछ ईजी बनाना चाहती है कि आप ईजी तरीके से रिटर्न को फाइल करो, आपको झिकझिक ना लगे। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे ईज़ ऑफ फिलिंग के लिए ये नए फॉर्म इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कुछ अमेंडमेंट भी, नेसेसरी अमेंडमेंट भी किए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ITR फॉर्म 1 है सहज, तो सहज जो है बेसिकली जो स्मॉल और मीडियम टैक्स पेयर हैं उनके लिए है कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जिसकी सैलरी अप टू 50 लाख है, या जो इनकम सैलरी से रिसीव करता है, या फिर हाउस से जो रेंट्स आते हैं, रेंट से इनकम आती है उसकी, या दूसरे सोर्सेज से इनकम आती है, इंटरेस्ट के ज़रिए इनकम आती है, और एग्रीकल्चर इनकम अगर अप टू 5000 है तो उनके लिए यहाँ पे ITR फॉर्म सहज बना दिया। दूसरे बिजनेसेस के लिए दूसरा ITR फॉर्म, मतलब ईजी करने के लिए ये ITR फॉर्म लॉन्च किए गए हैं। तो आपको बस याद रखना है 6 ITR फॉर्म CBDT के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए, 1 अप्रैल से इफेक्ट में आ जाएंगे। ओके है, सो अब जो हमने न्यूज़ देखी है वो यहाँ पे आप देखेंगे हेडलाइंस के फॉर्म में, लेकिन हम पहले शॉर्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। शॉर्ट न्यूज़ में जो पर्पल कलर की न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपॉइंट किया है इंडियन टेनिस लीजेंड सानिया मिर्ज़ा को मेंटोर की तरह WPL टीम के लिए। तो जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की WPL टीम है उसकी मेंटोर के लिए सानिया मिर्ज़ा को जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2nd ग्लोबल हैकाथॉन की शुरुआत की गई है जिसका नाम है हरब्रिंजर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी थीम है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। फिर है रेस वॉकर अक्षदीप सिंह बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द पेरिस ओलंपिक। तो पहले हमारे रेसर बन गए हैं अक्षदीप सिंह, जो कि पहले इंडियन जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो इतना कुछ आपको याद रखना है। ये हेडलाइंस है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए और आराम से बैठ के पढ़ लेना। जो भी मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। पहली स्लाइड, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार दिया गया। सबसे महंगी खिलाड़ी WPL के लिए स्मृति मंधाना बन गई। फिर है एक्टर जावेद खान अमरोही जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट है
तजिंदर पाल सिंह तूर, जिन्हें शॉट पुट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में। केरला गवर्नमेंट के द्वारा मंथली स्टाइफन स्कीम को लॉन्च किया गया है जूनियर लॉयर्स के लिए। ठीक है, फिर शिक्षा के बजट के मामले में बिहार और छत्तीसगढ़ का भी नाम आगे आया है। दिल्ली सबसे ज़्यादा बजट स्पेंड करता है आपके एजुकेशन में। इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज हुई है तरकश, जो कि चेन्नई में कंक्लूड हुई है। लद्दाख भारत में पहली बार फ्रोजन लेक मैराथन को रन करेगा, कहाँ पर, पैंगसोंग लेक में। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है कोस्टल शिपिंग गाइडलाइन को हैंडल करने के लिए, उसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा पहला फेज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का लॉन्च किया गया है। रियल मैड्रिड ने 5वीं बार क्लब वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। नमामि गंगे मिशन 2 के लिए 22,500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। न्यूजीलैंड में साइक्लोन गैब्रियल के हिट करने के बाद नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है। और एयर इंडिया शॉपिंग पे गया है, उसने 470 एयरक्राफ्ट की डील की है एयरबस और बोइंग के साथ। ठीक है, तो ये थी हमारी न्यूज़, फटाफट मैंने पढ़ दी। अब हम बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज डी स्टैंड फॉर धरा। धरा के बारे में कल मैंने आपको बताया था। डी का मतलब है ड्राइविंग, ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डीजीसी इंडियन एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में भारत 112 नंबर से किस नंबर पे जंप किया है, तो भारत की रैंकिंग अब 55 नंबर पे आ गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे निकोलस किस राष्ट्र के राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, तो साइप्रस के बने हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र, अभी जो 5वें नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे उसमें महाराष्ट्र मेडल टैली में टॉप पर है। तो महाराष्ट्र ने टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो महाराष्ट्र ने टोटल 56 गोल्ड मेडल जीते। तो महाराष्ट्र टॉप पे है, सेकंड हरियाणा है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मूला जो ई रेस हुई थी हैदराबाद में, उसके विनर कौन है, तो उसके विनर है जीन एरिक वार्गिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेडियो डे, हमने 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया। वर्ल्ड रेडियो डे की थीम क्या थी, तो रेडियो एंड पीस। मार्कोनी इन्वेंटर है रेडियो के। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, सर्च कीजिएगा और आंसर कीजिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन किस मिनिस्ट्री के अंदर रन होता है। ठीक है, 4 मिनिस्ट्रीज आपको ऑप्शन में है, जो भी सही आंसर है वो आप हमें कमेंट में देना, रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एंड बाय बाय।